ये रहा सेकंड यूनिट जिसका नाम है एसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। इसको अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये क्या करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज होते रहते हैं। ये सीधा नहीं चलता, मतलब प्लस माइनस इस तरीके से चलता है। ठीक है, इस वे में चलता है, सिनुसोइडल फॉर्म में चलता है। इसको बोलते हैं सिनुसोइडल वेव। ठीक है, तो इस वे में चलता है, इसलिए हम इसको एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब देखते हैं एसी और डीसी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस वे में। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमारा डीसी करंट है वो सीधा चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी सीधा रहता है और इसके वेव में भी कोई चेंज नहीं होता। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इसकी 0 होती है डीसी करंट की। ठीक है, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, मतलब एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज़ कर सकते हैं, इसको ट्रेवल करा सकते हैं, बट डीसी को नहीं करा सकते। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एसी कैन बी कन्वर्टेड टू डीसी बाय यूजिंग रेक्टिफायर। अगर आपने अभी पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने रेक्टिफायर का यूज़ करना बताया था आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस रेक्टिफायर। ठीक है, डीसी को हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ इन्वर्टर। इतना हो गया। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सस्ता होता है ना, और जबकि काम काफ़ी ज़्यादा करता है। एसी करंट क्या होता है, सस्ता होता है, और यहाँ पे देख सकते डीसी करंट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और ये काम भी उतना ज़्यादा नहीं करता। हमने एग्जांपल दे दी, लाइक मोटर, लाइट, इस तरीके से हम घर में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, डीसी करंट का क्या है, बैटरी वगैरह, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, व्हीकल्स वगैरह, इस तरीके से। इसका सिंबल कुछ ये होता है, इस तरीके से हम बना देते हैं। मतलब जो हम ग्राफिकल सिंबल की बात करें ना तो कुछ इस तरीके से होता है, और इसका कुछ इस तरीके से होता है, जो हम सर्किट में लगाते हैं ना बैटरी, वही वाली। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सिंपल सा मीनिंग है, जो एसी करंट है उसमें किसी भी टाइम पे किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसी को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। The value of an AC alternating quantity at any instant is called its instantaneous value. In other words, we can say that instantaneous value is the product of maximum alternating quantity and sine of the angle of that instant. We can represent it by I, V and P. So I, V and P से हम इसको represent करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर से। सो इस तरीके से आई इक्वल्स टू हो जाएगा आई एम साइन थीटा, वी इक्वल्स टू हो जाएगा वी एम साइन थीटा, ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई एम साइन थीटा। ओमेगा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हम इसकी जगह थीटा की जगह ओमेगा रख सकते हैं, ओमेगा टी रख सकते हैं। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर एंगल होता है। थीटा क्या है, रोटेटिंग एंगल है। इसके अलावा वी एम मैक्सिमम वोल्टेज है, और ओमेगा की वैल्यू ये होती है 2πf, और जहाँ पे एफ हमारा फ्रिक्वेंसी है जो कि 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब देखते हैं साइकिल क्या होता है। वन कंप्लीट सेट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज द साइकिल। मतलब जो कंप्लीट वन सेट होता है ना उसको बोलते हैं साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा पेज भी भरेगा और नंबर मिलने के चांस भी ज़्यादा है। और इसके अलावा हम t इक्वल्स टू 1/f भी लिख सकते हैं। लाइक फ्रिक्वेंसी टाइम की क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहाँ पे टाइम और f फ्रिक्वेंसी है। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। सो बेसिकली टाइम पीरियड का सिंपल सा मीनिंग है, लाइक टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइकिल, मतलब जो एक कंप्लीट साइकिल होता है, कंप्लीट साइकिल मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला के उसको बोलते हैं हम साइकिल, कंप्लीट सर्कल को। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए। द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की,
50 हर्ट्ज, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। नंबर ऑफ द साइकिल कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, एंड इसकी यूनिट हर्ट्ज है। और यहाँ पे हम साइकिल पर सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। अगर आप ये याद रखेंगे साइकिल पर सेकंड तो आपको डेफिनेशन भी याद रहेगी। साइकिल पर सेकंड मतलब पर सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे सी साइकिल, एस सेकंड। इस तरीके से हम ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसके बाद हमारा आता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? सो एम्पलीट्यूड क्या है? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लाइक इस तरीके से इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको टॉर्क बोलते हैं, और ये हमारे होते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये वाली, ये यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ क्रस्ट एंड टॉर्क इन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यहाँ पे देखते हैं एसी जनरेटर। लाइक एसी जनरेट कैसे होती है, एसी करंट का जनरेशन कैसे होता है। इस तरीके से यहाँ पे दो मैग्नेट लगी हुई है, ठीक है, और इसके बीच में आर्मेचर लगा रहता है, और यहाँ पे हम इसको ओमेगा एंगुलर एंगल से इसको रोटेट कराते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो है ना, ये स्लिप रिंग लगे होते। क्या लगे होते? स्लिप रिंग। इसका मतलब है कि जब यहाँ से ये घूमेगा तो यहाँ पे इसमें स्लिप करता रहेगा, तो ये घूम सकता है आसानी से। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो अगर ये रोटेट करेगा तो उसमें चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, दैट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फिर हमें यहाँ से इसके अक्रॉस में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? एसी करंट मिल जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या? ये हमारे ब्रशेस हो गए, ये ब्रशेस हो गए, ये स्लिप रिंग हो गए जिसको हम S1 S2 से डिनोट कर रहे हैं, और B1 B2 ब्रशेस हो गए, ठीक है। तो ये हमारा है एसी जनरेटर। तो इस तरीके से हम एसी को जनरेट करते हैं। अब देखते हैं एवरेज वैल्यू क्या होता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ड्यूरिंग वन अल्टरेशन और ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज द एवरेज वैल्यू। सो जो कंप्लीट साइकिल होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में, उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। अब इस तरीके से नोट में क्या है, लाइक जो हमारा कंप्लीट साइकिल होता है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट साइकिल में एक बार वो नेगेटिव जाता है, एक बार पॉजिटिव होता है ना, मतलब एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। तो क्या होता है? उसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पे हाफ साइकिल की निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू आई अपॉन पाई, ये पाई हो जाएगा अपना। और यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि आई इक्वल्स टू होता है आई एम साइन थीटा बाय हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वहाँ पे हमने निकाला था ना। इसके बाद हमें क्या करना है? आई की जगह ये पुट कर देना, इतनी चीज़ तो हमने रख दी, यहाँ पे आई की जगह पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें इसका इंटीग्रेट करना है लिमिट 0 टू पाई। तो यहाँ पे हमने 0 से पाई तक लिमिट में इसको इंटीग्रेट किया। अब साइन का ये तो कांस्टेंट है, ये आई एम और पाई, तो ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा हो गया। ये लिमिट 0 से पाई लग गई। अब यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे पाई और प्लस में यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस और लगता है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू माइनस का 1 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा 2 बन गया। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है, 2 बन गया इस तरीके से। तो ये हो गया 2im बाय पाई। अब एवरेज वैल्यू क्या होगी? हमने इसको कैलकुलेट किया, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, हमने वो रखा तो हमारा आ गया 0.637 im। ये हमारी एवरेज वैल्यू निकल के आ गई, और ये इसका फॉर्मूला है। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला ये है, ये भी काफ़ी जगह काम आता है। अब हमारी आरएमएस वैल्यू क्या होती है? सो इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो क्या होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? सो आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी इज द डीसी वैल्यू विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम लोड ऑफ एसी।
क्या करती है, जो सेम लोड ऑफ एसी में क्या करती है, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, उसे बोलते हैं हम आरएमएस वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे। और एक बात आपको याद रखनी है, जो आरएमएस वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी एवरेज वैल्यू से, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू। इतना हो गया, ये चीज़ हमें पता है बाय द हेल्प ऑफ इंस्टैंटेनियस वैल्यू। यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक देखो एवरेज वैल्यू हमने आई स्क्वायर आर एम एस मतलब एवरेज रूट मीन स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर एम एस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, आई स्क्वायर बाय 2 पाई। अब यहाँ पे हम कंप्लीट साइकिल का निकाल रहे हैं, इसलिए हमने 2 पाई लिखा है, अदरवाइज़ हम पाई लिखते अगर हाफ का निकालते तो, है ना। तो आर एम एस वैल्यू थोड़ी ज़ीरो होती है, वो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पुट कर दो, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा आई एम में, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें इंटीग्रेट करना है इसको 0 से 2 पाई की लिमिट में, तो हमने इस तरीके से इंटीग्रेट किया। अब ये और ये चीज़ तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब साइन स्क्वायर थीटा का हमें एक फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये तो सेम चल रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कांस्टेंट भी सेम चल रहा है, यहाँ से 0 से 2 पाई लिमिट है। अब यहाँ पे क्या किया, ये जो 2 है फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, ये जो 2 है इसको बाहर ले लो, तो इसको बाहर ले लिया मैंने, सो 1/2 यहाँ पे मैंने लिख दिया बाहर, ठीक है। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे 1 का क्या होता है, थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें लिमिट पुट करनी है, तो पहले हम यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पाई रखा हमने। अब यहाँ पे 2 पाई अगर मैं रख दूँ तो साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है, अब एन में कुछ भी हो, ठीक है, वो तो 0 ही होना है, तो ये पार्ट मैंने 0 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट 0 हो गया। एंड माइनस लगाए, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 रखूँगा और यहाँ पे 0 रखूँगा, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो कुल मिला के ये सारी वैल्यू 0 होंगी इस तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 पाई बचेगा, और जो 2 पाई बचा सो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम का स्क्वायर बाय 2 इस तरीके से बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा आई आर एम एस मुझे चाहिए, तो जो स्क्वायर है तो इस तरफ रूट लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी था तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो रूट लग गया, तो ये वैल्यू होती है हमारी आर एम एस वैल्यू, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब √2 की वैल्यू रखते हैं, तो 1 से डिवाइड करते हैं, तो वो आती है √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। और जब हम डिवाइड करेंगे उसे तो आएगा 0.707, वो कितनी आई थी, 0.637, तो ये ज़्यादा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे बोला था कि आरएमएस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू। अब देखते हैं हमारा फॉर्म फैक्टर क्या होता है। सो फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। सो बेसिकली क्या होता है, एवरेज जो आरएमएस वैल्यू होती है एसी की, और हम डिवाइड में करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो इसका जो रेशियो होता है, इसका जो क्या होता है रेशियो होता है, उसको बोलते हैं हम फॉर्म फैक्टर। अब आपको पता है आरएमएस वैल्यू क्या थी, πm/2, πm/2 अभी निकाली हमने, है ना। और इसके बाद हमारी एवरेज वैल्यू क्या थी, 2im/π, इस तरीके से थी। अब यहाँ से ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है im से im, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो वो हो गया, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.11, और ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी फॉर्म फैक्टर की। यहाँ पे देखते हैं क्रस्ट फैक्टर क्या होता है। क्रस्ट फैक्टर इज डिफाइन रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है एसी की। अब हमें वो एसी की वैल्यू नहीं निकाली, एवरेज वैल्यू नहीं निकाली, मैक्सिमम मतलब आई एम, ये होता है ना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एसी करंट की, तो वो रखा, इससे ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे सिंपल बचा क्या, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ठीक है, तो ये भी यूनिट लेस है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म फैक्टर और क्रस्ट फैक्टर हो गया।
अब देखते हैं यहाँ पे हमारा रिएक्टेंस क्या होता है। व्हेन इन द सर्किट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर और कैपेसिटर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसी भी सर्किट में इंडक्टर लगा हो या कैपेसिटर लगा हो और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस लगा हो तो हम उसको बोलेंगे लाइक एक को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक को बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं हम इंडक्टर के केस में क्या होता है। सो बेसिकली इसको हम एक्सएल से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सएल से डिनोट करते हैं और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू मैंने पीछे ही बताई थी आपको, 2πf होती है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगी और इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। और यहाँ पे कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे सिंपल है, एक्स सी हो जाएगा क्योंकि सी मतलब कैपेसिटर है ना। और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हमारा हो गया रिएक्टेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, टोटल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का। ठीक है, इम्पीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आवर एसी सर्किट। ठीक है, in other words we can say that impedance is the sum of resistance and reactance. It is represented by Z and its unit is ohm। ठीक है, अब इस तरीके से Z इक्वल्स टू क्या होता है, √r² प्लस x का स्क्वायर। अब ये कैसे आया वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिख सकते हैं XL माइनस XC। दैट मीन्स जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो तो हमारा एक्स आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं ये कैसे फॉर्मूला बना। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारा ट्रायंगल है। अब यहाँ पे ये हमारा इम्पीडेंस हो गया, ये रिएक्टेंस हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एस का स्क्वायर दैट मीन्स जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है इन दोनों के स्क्वायर, इसका और इसका बेस का, है ना। तो इस तरीके से हमने लिखा और यहाँ पे हमने सिंपल जेड की वैल्यू निकाली तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इस तरीके से ये आ गई। अब देखते हैं हम पावर फैक्टर क्या होता है। सो बेसिकली पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। इट्स वैल्यू इज लाई बिटवीन द 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, और 1 से बड़ा भी नहीं होता। तो इट्स वैल्यू नेदर बी नेगेटिव नॉर बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय cos फाई, इसको cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं पावर फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय cos फाई। इस तरीके से देखो cos फाई मतलब पावर फैक्टर और ये फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, ये याद रखना है, R/Z रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरीके से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट के बीच में हम कोसाइन एंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात है एक्टिव पावर डिवाइड बाय अपरेंट पावर से भी हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस देखते हैं पावर फैक्टर के क्या हैं। एनर्जी एफिशिएंसी दैट मीन्स हाई पावर फैक्टर मतलब लो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय मिनिमाइज वेस्टेज पावर। ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है वेस्टेज पावर को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह ज़्यादा नहीं आते अगर पावर फैक्टर अच्छा है। एंड बेटर लोड मैनेजमेंट, हैंडल हायर लोड एफिशिएंसी मतलब हाई लोड को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है मतलब। एंड इसके अलावा इक्विपमेंट लॉन्गेविटी दैट मीन्स क्या है, प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सो ये क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो उसको डैमेज होने से बचाता है ना, उसको ओवर हीट होने से बचाता है। यहाँ पे देखते हैं टाइप क्या होते हैं पावर फैक्टर के। सो टाइप्स ऑफ द पावर फैक्टर देखते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ पावर फैक्टर, लाइक यूनिटी होता है, लैगिंग होता है और लीडिंग होता है। ठीक है, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग। अब जैसे कि नाम ही सिंपल है, यूनिटी मतलब एक ही लाइन में, ठीक है, इस तरीके से यूनिट मतलब एक, ठीक है। और यहाँ पे लैगिंग का मतलब क्या होता है, जो लैग कर रहा हो, लैग मतलब कुछ कम हो,
और यहाँ पे लीडिंग का मतलब जो लीड कर रहा हो, दैट मीन्स यहाँ पे करंट लैग करेगा, यहाँ पे करंट लीक करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। यह है यूनिटी, इसका मतलब है वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। दैट मीन्स कोई एंगल है, एक ही लाइन में दोनों होंगे। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो हम इस तरीके से ग्राफ भी बना सकते हैं इसका, तो दोनों ही सेम रहेंगे लाइक इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लैगिंग की बात कर, लैगिंग का मतलब होता है कि जो पहली बात किससे होता है, इंडक्टर से होता है ना। और इसमें क्या करता है, करंट लैग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नाम ही है लैगिंग, तो लैग करता है कुछ भी एंगल से। एंड यहाँ पे लीडिंग में क्या होता है, लाइक करंट लीड करता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। पहली बात लैगिंग वाले का ये रहा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा पीछे रहता है ये इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लैगिंग की बात करें तो ग्राफ इस तरीके से बनता है और ये करंट लैग करता है यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा इसके टाइप भी हो गए। अब देखते हैं एक्टिव पावर क्या होता है ना। एक्टिव पावर इज़ अ रियल पावर यूज टू परफॉर्म यूजफुल वर्क्स लाइक रनिंग अ फैन, मोटर और बल्ब। एक्टिव पावर इज़ मेजर्ड बाय वॉट, तो इसकी यूनिट वॉट होती है ना। इट्स फॉर्मूला इज P इक्वल्स टू VI cos phi। ये इसका फॉर्मूला होता है। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड द एक्टिव पावर। ओके, जहाँ पे हमारा V वोल्टेज होता है, I करंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं एक्टिव पावर क्या होता है। एक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं। इट इज़ यूजफुल टू क्रिएट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मर्स एंड मोटर्स। अब एक्टिव पावर को बेसिकली इसकी यूनिट होती है बार, है ना। इसको हम Q इक्वल्स टू VI sin थीटा इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं एपरेंट पावर क्या होती है। इट इज़ द टोटल पावर सप्लाइड टू द सिस्टम आ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो ये क्या करता है, टोटल पावर होती है। एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो होती है, सिस्टम होता है, तो उसकी टोटल पावर सप्लाई करने का काम करती है एपरेंट पावर। ठीक है, एंड यहाँ पे एपरेंट पावर इज़ मेजर्ड बाय वॉट एम्पियर, मतलब वॉट एम्पियर V और मल्टीप्लाई I, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एपरेंट पावर S इक्वल्स टू VI। और हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसका रूट। अब यहाँ पे हमने कंक्लूजन में लिख दिया, लाइक एक्टिव पावर परफॉर्म यूजफुल वर्क करता है। एक्टिव पावर क्या यूजफुल होते हैं, है ना। और रिएक्टिव पावर इसेंशियल फॉर मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन। ठीक है, essential for magnetic field generation. Apparent power is the total power of supplier. ठीक है, total power of supply and high power factor improve efficiency and reduce power loss. तो इस तरीके से हमारा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर होता है ख़त्म। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में RL सर्किट है। तो RL सर्किट क्या होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल से सर्किट में अगर हमारा इंडक्टर और यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो हम क्या बोलते हैं, इसको RL सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे हमारी AC सप्लाई है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, हमें कुछ नहीं करना है। ये जो फॉर्मूले हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो वो आपको देख लेना है। लाइक यहाँ पे देखो, ओमेगा L की वैल्यू निकालोगे आप इस तरीके से, जो हमने पहले भी निकाली थी, है ना, रिएक्टेंस में। एंड इसके बाद Z क्या होता है, हमारा इम्पीडेंस होता है, हमने पहले भी देखा, तो उसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। एंड इसके अलावा हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ V बाय Z। ठीक है, कैसे ये आया, ये आया ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालूँ तो V बाय R आ जाएगा। और R ही क्या है, इम्पीडेंस ही क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, इम्पीडेंस ही रेजिस्टेंस है, तो दैट्स वाई हमने Z लिखा है। पावर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था। और यहाँ पे टोटल पावर ये P इक्वल्स टू VI cos phi। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे RC सर्किट हो जाएगा, जिसमें कैपेसिटर जुड़ा रहेगा, रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा। और फॉर्मूले में आपको वही चीज़ फाइंड करनी है, लाइक XC फाइंड करना है। ओमेगा की वैल्यू ये होती है जो हमने पहले भी फाइंड किया था। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको फाइंड कर लेना, लाइक दिस। एंड इम्पीडेंस, एंड यहाँ पे अगेन करेंट, इसके बाद फिर से वही जो पावर फैक्टर है, और फिर से लास्ट में हमारी पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये सब चीज़ें फाइंड करना है। अब देखो,
अगर हमारे सर्किट में आर एल सी तीनों जुड़े हों तो अब आपको क्या करना है, लाइक ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। लाइक पहला तो हमारा इंडक्टर के केस में होता है, दूसरा हमारे कैपेसिटर के केस में होता है, ठीक है, तीसरा इम्पीडेंस, फिर उसके बाद आई की वैल्यू, फिर हमारा पावर फैक्टर, फिर उसके बाद हमारा एक्टिव पावर हो गई, फिर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, लाइक यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर, फिर यहाँ पे V इक्वल्स टू हो जाएगा आई एक्सएल, मतलब वोल्टेज अक्रॉस टू इंडक्टेंस, फिर वोल्टेज अक्रॉस टू कैपेसिटेंस। इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है।